हेलो एवरीवन, मैं भवन शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि हमने 9th क्लास की पहले दो पार्ट्स में आपने पढ़ा मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और सेकंड पार्ट में आपने स्टेट ऑफ मैटर कि हमने मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया है, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और हमने क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। इसके बिहाफ पर हमने पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कैसे एक सब्सटेंस एक पर्टिकुलर स्टेट को छोड़कर किसी दूसरी स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा हमने जहां पर टॉपिक कंप्लीट किया था सब्लिमेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, देखिए ये भी है टॉपिक वहीं से ही, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है समझेंगे जरा। यहाँ पर देखिए, लेटेंट जो वर्ड है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखिए हिडन मतलब छुपा हुआ, जो आपको दिख नहीं रहा है या जो आपकी प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हम इसे डिफाइन करते हैं कि लेटेंट हीट होती क्या है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट ओनली हीट तो खाली नाम दे दिया, एनर्जी कोई भी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। सो बेसिकली लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is absorbed by the substance। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम आइस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम लोग आइस लेते हैं, आइस को जब हम फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा हमने कभी नोटिस नहीं किया कि आइस को जैसे हम फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तुरंत एकदम से निकाली मेल्ट हुई, ऐसा नहीं होता है। इनिशियली आइस कुछ टाइम तक 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक वो अपने उसी सॉलिड स्टेट में रहता है जिस स्टेट में आपने उसे फ्रीजर से बाहर निकाला। बट आफ्टर 10 मिनट्स नाउ देयर आर सम लिक्विड। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है। किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 10 मिनट अगर लगे हैं तो 10 मिनट किस लिए यूटिलाइज हुए। 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट तक वो आइस मेल्ट नहीं हुई, लेकिन 10 मिनट के बाद वो आइस मेल्ट होना शुरू हुई। सो बेसिकली जब आपने आइस को रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर से बाहर निकाला एंड देन उसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो उस आइस ने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने पर उसको क्या किया, उस सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने मेल्टिंग पॉइंट तक गया एंड देन जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, हमने पहले भी डिस्कस किया है आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही आइस उन 10 मिनट के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, देन ice gets start melt and converted into liquid। so basically अब यहां पर आप देखेंगे क्या कि जो आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, हमने उसे कोई हीट नहीं प्रोवाइड कराई, हमने उसे बॉयल नहीं किया, हमने उसे कोई टेम्परेचर नहीं दिया, उसने सराउंडिंग से हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अपनी स्टेट को क्या किया, चेंज किया है। तो इसी एनर्जी को जो एनर्जी कोई भी सब्सटेंस अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है और अपनी स्टेट को चेंज करता है, इस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए तो आप बोलना इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ energy absorbed by the substance from the surrounding to change their state। ठीक है, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए सराउंडिंग से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है,
अब लेटेंट हीट में आपको दो टाइप पढ़ने हैं इसके, जो दो टाइप्स पढ़ने हैं उसमें पहला टाइप है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखें जरा इसके बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है इसके बारे में कि फ्यूजन होता क्या है। फ्यूजन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस जब मेल्ट होकर अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है यहाँ पे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द amount of energy absorbed by the solid substance from surrounding। ठीक है, it is the amount of energy absorbed by the solid substance from surrounding to चेंज 1 किलोग्राम। देखिए यहां पर हम जो वैल्यू लेते हैं वो यूनिट वैल्यू लेते हैं कि अगर हमें 1 किलोग्राम पर कितनी एनर्जी की जरूरत है, अगर हमें ये पता लग जाए तो जितने भी किलोग्राम हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड हम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू liquid at its melting point। ठीक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने में जो आउटर सराउंडिंग से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और दूसरा जो इसका टाइप है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ध्यान रखना, जैसे आपने फ्यूजन का लिखा है वैसे आप क्या करेंगे, वेपोराइजेशन का भी लिखेंगे। लेकिन वेपोराइजेशन क्या होता है आपको पता है, वेपोराइजेशन होता है लिक्विड से लिक्विड को जब बॉईल करके गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द लिक्विड पार्टिकल या लिक्विड सब्सटेंस। सॉलिड की जगह पर आप उसे चेंज करके क्या लिखेंगे, लिक्विड सब्सटेंस लिखेंगे फ्रॉम सराउंडिंग टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस। यहां पर भी चेंज करेंगे आप, ठीक है। तो पहला चेंज आप यहां पर लिक्विड सब्सटेंस से रिलेटेड करेंगे, दूसरा चेंज आप यहां पर देखो, आप यहां पर जो मास या वॉल्यूम लेंगे वो 1 लीटर या 1 किलोग्राम, किलोग्राम स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है तो हम उसे किलोग्राम के फॉर्म में ले लेते हैं। और 1 लीटर इज ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्ट almost equals to 1 kilogram, है ना। तो 1 kilogram of liquid into gas at its boiling point, है ना। सॉलिड हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होता है और लिक्विड जो होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होता है, ठीक है। तो आप यहां पर इसके लिए लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the liquid substance to change 1 kilogram liquid into gas at its boiling point from the surrounding, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी भी कहां से एब्जॉर्ब की जाती है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन लिक्विड को किसमें चेंज करने के लिए, गैस में चेंज करने के लिए जो लिक्विड सब्सटेंस सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है।
तो व्हाट इज लेटेंट हीट एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, ये यहाँ पर आपको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि लेटेंट हीट क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, वो हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है, कि जहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है आपका सेकंड मेथड, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, लेकिन अंडर टू सर्कमस्टांसेस, वन इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर, कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज कर दें तो फिर उसकी फिजिकल स्टेट को क्या कह सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। एंड सेकंड वन इज बाय चेंजिंग द प्रेशर, अगर हम सब्सटेंस का प्रेशर चेंज कर दें, लेकिन ध्यान रखना हम प्रेशर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दे हैव स्ट्रांग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू दिस दे आल्सो हैव हाई प्रेशर। उनमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स कहां होते हैं, पास पास होते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाकर सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दें तो अब एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और जब ये पार्टिकल दूर होंगे तो इनके पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाएगा, और जब पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम टेम्परेचर को ही चेंज करके प्रेशर पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो अब तक हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है और इंक्रीज करके प्रेशर को डिक्रीज किया है, लेकिन अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे बाय टू इंक्रीज द प्रेशर, है ना। तो अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले आता है जो पहली प्रोसेस है उसका नाम है सॉलिडिफिकेशन, आप इसे फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, देखिए सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को जब फ्रीज किया जाता है, जैसे हम पानी लें और पानी को फ्रीजर में रख दें, तो फ्रीजर में रखने पर हम क्या कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और जब पानी का टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, तो उस जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे, आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे तो जैसे ही पार्टिकल पास आएंगे तो किसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, सॉलिड के, तो दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, है ना। तो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस को जब फ्रीज किया जाता है, फ्रीज लिक्विड सब्सटेंस को फ्रीज किया जाता है, दे कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, है ना। ये किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। इसी में एक टर्म आती है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है समझेंगे जरा। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट में आपने क्या पढ़ा, द टेम्परेचर एट विच solid substance start melt and converted into liquid is called melting point. Boiling point में आपने क्या पढ़ा, the temperature at which liquid substance start boil and converted into vapors is called boiling point. ऐसे ही freezing point, freezing point क्या होता है, the temperature at which liquid start freeze, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सब्सटेंस फ्रीज होना शुरू हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी प्रोसेस को, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे द टेम्परेचर at which
लिक्विड सब्सटेंस start freeze and converted into solid। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और एग्जांपल में आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो आप इसको किस स्टेट में याद रखेंगे, केल्विन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लेबोरेटरी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, दूसरी जो फिनोमिना है उसका नाम है कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या है समझे जरा। दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर जहां पर गैस के जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो क्या होता है, गैस के टेम्परेचर को जैसे आप कम करेंगे तो गैस के पार्टिकल कम्स क्लोज टू ईच अदर, गैस के पार्टिकल्स आपस में क्या जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे तो क्या बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो द फिनोमेना हो गया जिसमें आपका गैस के पार्टिकल्स को आपने क्या किया, कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद वो गैस के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो इसी को कहा जाता है क्या, कंडेंसेशन। बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है इसका कि हम लोग समर सीजन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो ठंडा पानी जब हम फ्रिज से बॉटल निकालते हैं और उस पानी को या तो बॉटल में रहने दीजिए या ग्लास में करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि ग्लास में जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो ग्लास कुछ देर के बाद भी नोटिस कि ग्लास के चारों तरफ वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। अब भाई ग्लास में तो कोई ऐसे माइन्यूट पोर्स नहीं थे, ना ही ग्लास कहीं से फूटा हुआ था कि बाहर पानी आ गया, तो बाहर जो लिक्विड के पार्टिकल्स आए वो लिक्विड के पार्टिकल्स आए कहां से, तो देखिए समझिए जरा इसको। जब आपने ग्लास के अंदर ठंडा पानी डाला तो ठंडा पानी से ग्लास की जो सरफेस थी वो कैसे हो गई, ठंडी हो गई, कूल हो गई, और जैसे ही उस सरफेस से गैस के मॉलिक्यूल्स आकर हिट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ठंडी जगह पर गए दे कंडेंस, वो कंडेंस हो गए और उनके पार्टिकल्स पास आ गए, और जैसे उनके पार्टिकल पास आए वो गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो अंदर से कोई पानी के पार्टिकल बाहर नहीं आए हैं, बाहर सराउंडिंग में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जब वो उस ग्लास की सरफेस के साथ जाकर क्या हो गए, stick हो गए, then they condense and converted into liquid. So due to condensation water molecules collect outside the surface of glass। ठीक है, एंड तीसरा जो फिनोमिना है वो है आपका डिपोजिशन। ठीक है, तीसरा फिनोमिना कौन सा है, डिपोजिशन। डिपोजिशन कह लीजिए या कुछ टाइम पहले तक इसका नाम सब्लिमेशन भी हुआ करता था, और सब्लिमेशन की डेफिनेशन में भी ये चीज क्लियर है। सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है कि द फिनोमेना इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, कि जब हम सॉलिड को हीट करके डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए, एंड वाइस वर्सा मतलब गैस को ठंडा करके हम सीधा गैस में सॉलिड में कन्वर्ट कर लें, तो उस फिनोमेना को सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, जब गैस को ठंडा करके डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करने की बारी आई तो इसको न्यू नेम दे दिया क्या, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन इज द प्रोसेस और फिनोमेना बाय विच the gaseous substance cools down and converted directly into solid
गैस से सीधा सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। जैसे आपने देखा गैस को तो जब हम ठंडा करते तो लिक्विड बनता था, बट यहाँ पर हम ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो ठंडा करने पर सीधा क्या बनते हैं, सॉलिड बनते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो इस फिनोमेना को डिपोजिशन कहा जाता है। तो गैस को जब हम कूल डाउन या कूल्स डाउन इसको ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। जो हमने सब्लिमेशन के एग्जांपल पढ़े थे वही सारे एग्जांपल किसमें आ जाएंगे, डिपोजिशन में। कि कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैफ्थेलिन बॉल, एंथ्रासिन बॉल्स, ये सब किसमें आती है, डिपोजिशन के एग्जांपल में आती है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल समझ में आएगा बहुत क्लियरली कि देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो वो क्या बन जाएगा, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, और या फिर वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा सॉलिड भी बन सकता है। तो अगर वो मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और अगर वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सब्लिमेशन, ठीक है। और लिक्विड को आपने गर्म किया, हीट किया तो क्या बना, गैस में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वेपोराइजेशन। ये तो हो गया टेम्परेचर को बढ़ाने पर। लेकिन गैस का टेम्परेचर अगर आपने ठंडा कर दिया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कंडेंसेशन। लिक्विड का टेम्परेचर आपने ठंडा किया और वो फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर आपने गैस को ठंडा किया और वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो इसको डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तरफ टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो इफेक्ट है, दूसरा जो आपका मेथड है कि कैसे सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आता है टॉपिक इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन इज समवॉट लाइक वेपोराइजेशन, थोड़ा सा वेपोराइजेशन के जैसा ही है लेकिन अलग भी है। क्या है समझते हैं इसे। इवेपोरेशन इज द फिनोमेना और प्रोसेस बाय विच लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अब आपने वेपोराइजेशन में भी लिक्विड को जब टेम्परेचर बढ़ाया था तो गैस में कन्वर्ट किया था, बट यहां पर भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है बट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड सब्सटेंस is converted into gas below its boiling point, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन आपका हो जाएगा द प्रोसेस बाय which in which liquid substance converted into gas below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, या बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूं कि अगर बॉइलिंग या वेपोराइजेशन कोई भी टर्म यूज करें वो लोग, और इवेपोरेशन में अगर डिफरेंस आ जाए तो एक डिफरेंस तो यही है देखो कि बॉइलिंग जो होता है इट इज बल्क प्रोसेस या फिनोमेना। देखिए, जब भी आप किसी सब्सटेंस, किसी लिक्विड सब्सटेंस को बॉईल करेंगे तो ऐसा, जैसे आप पानी गैस पे रख दीजिए, तो गैस पे जब पानी रखते हैं तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बॉईल होना शुरू हो जाते हैं, और डेप्थ से एक उबाल आता है, एक क्या होता है, एक बबल्स टाइप का आता है जो ऊपर आकर क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली इट इज अ बल्क फिनोमेना और बल्क प्रोसेस। पूरा का पूरे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होंगे, बॉईल होंगे। लेकिन इवेपोरेशन में अगर आए तो आप यहां पे कह सकते हैं इट इज सरफेस फिनोमेना। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना मतलब केवल ऊपर से जो सरफेस वाला वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा, नॉट इन डेप्थ। ठीक है, जो डेप्थ में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कभी भी इवेपोरेट नहीं होते। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि क्लाउड फॉर्मेशन में जब सी एरिया से या ओशियन से या रिवर से जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरी नदी का पानी गर्म हो जाएगा या पूरे ओशियन का पानी गर्म हो जाएगा। केवल ऊपर जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, जो डेप्थ वाला वाटर होता है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इट इज सरफेस फिनोमेना। दूसरा जो पॉइंट है यहां पर, इसमें आ जाएगा आपका कि इट अकर्स ओनली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या होगा, ये वेपोराइज होगा, या मतलब वेपोराइज होगा या बॉइल्ड होगा। ठीक है, लेकिन आप यहां पे कह सकते हैं इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो कभी भी हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो आप यहां पर डिफरेंस देखेंगे बेटा वो है आपका कि इट डू नॉट कॉजेस कूलिंग। ठीक है, वेपोराइजेशन में जब पानी बॉयल होता है तो उससे कोई कूलिंग का कोई फिनोमेना नहीं। मतलब अगर आप ये कहें कि अगर पानी गर्म कर देंगे तो नीचे सरफेस का पानी ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इट कॉजेस कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन में कूलिंग होती है और इसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चांसेस होते हैं कि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जिन पर ये इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स on which rate of evaporation depends। ठीक है, किस किस फैक्टर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका सरफेस एरिया। अगर किसी सब्सटेंस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस सब्सटेंस से जो इवेपोरेशन होगा उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं
कि सरफेस एरिया जो है ये डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो गीले कपड़ों को हम दो तरीके से सुखा सकते हैं, या तो हम उसे बिल्कुल फैलाकर डाल दें जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और या हम उसे ऐसे ही क्या कर दें, इकट्ठे फॉर्म में ही डाल दें। तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? जिसको हम फैलाकर डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उसको फैलाकर डालेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया को कम कर दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब दोनों डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर दूसरा फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। कैसे? कि टेम्परेचर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, अभी आप लोग देखते हैं जनवरी चल रहा है और टेम्परेचर इतना कम होता है कि संडे या जिस भी दिन आपके यहाँ कपड़े धुलते हैं तो नोटिस करना वो कपड़े पूरा दिन छत पर आप सुखाने डालते हैं, शाम तक जाकर वो सूखते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, नहीं प्रॉपर्ली सूख पाते तो उन्हें आप कमरे में डाल देते हैं, या अगले दिन क्या करते हैं, उन्हें सुखाने के लिए डालते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है। लेकिन अगर यही बात हम समर में देखें तो समर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर आप लोग 10 बजे 11 बजे अगर कपड़े सुखाने डाल रहे हैं तो विद इन 1.5 आवर और 2 आवर के अंदर कपड़े पूरे सूख जाते हैं, और आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उतार लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, दोनों ही डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, और वो है विंड स्पीड। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, विंड स्पीड। अब विंड स्पीड पर ये कैसे डिपेंड करता है समझेंगे जरा। यहां पर देखिए, विंड स्पीड कह लीजिए या विंड वेलोसिटी, जब हवा तेज चलेगी, एयर के पार्टिकल तेज मूव करेंगे तो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इवेपोरेट कराकर ले जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी दिन धूप नहीं है पर हवा चल रही है तो वो एयर पार्टिकल्स अपने साथ क्या करेंगे, एयर पार्टिकल अपने साथ वाटर को क्या करेंगे, इवेपोरेट करा लेंगे। लेकिन धूप भी नहीं है और हवा भी नहीं चल रही है तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विंड स्पीड जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इवेपोरेशन के। अगर विंड स्पीड आपकी ज्यादा है, हवा तेज चल रही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ लेकर जाएगा। और अगर आपकी विंड स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तीसरा फैक्टर है जिस पर क्या करता है, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड फोर्थ फैक्टर जो है वो है आपका ह्यूमिडिटी। या फिर आप इसे मॉइस्चर भी कहें तो भी चलेगा, बट ह्यूमिडिटी आप याद रखेंगे होता क्या है। ह्यूमिडिटी इज द कंडीशन व्हेन वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर। जब वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी कहां पर होंगे, एयर में होंगे, तो वो आसपास के क्लाइमेट को कैसा बना देगा, ह्यूमिड क्लाइमेट बना देगा, मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देगा। अब जब ऑलरेडी एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को तो इवेपोरेट नहीं करा सकता। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब ऑलरेडी एयर के पास वाटर मॉलिक्यूल हैं तो वो उतने वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ इवेपोरेट नहीं कराएगा जितने कराने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को खाना दे दिया गया, आपने पेट भर के खाना खा लिया। अब अगर आपसे जिद करके 2 पूड़ियां और खाने को कही जाए तो आप क्या करेंगे, या तो 2 में से एक ही खा पाएंगे, और या खाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, बस थोड़ा खाया फिर थोड़ा इधर उधर घूम लिए, फिर थोड़ा खाया फिर इधर। तो सेम थिंग विद दिस ह्यूमिडिटी कंडीशन, कि जब ऑलरेडी एयर के पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इन दैट सिचुएशन दैट एयर पार्टिकल
do not evaporate much water. In that situation, humidity और rate of evaporation क्या होते हैं? Inversely proportional होते हैं. Humidity अगर ज्यादा है तो evaporation कम होगा और humidity अगर कम है तो evaporation ज्यादा. तो humidity increases, evaporation decreases और humidity decreases तो evaporation increases. अब humidity को कैसे decrease कर सकते हो? By increasing the temperature. तो जस्ट आफ्टर द रेन शावर आसपास का जो सिचुएशन होती है, जो सराउंडिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने से कपड़े जो है वो देर में भी सूखते हैं. तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है. और अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जिसमें हमारे पास है कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है. ठीक है, तो इसमें बस मैं आपको थ्योरेटिकली आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिनको आप अच्छे से समझेंगे और उसको अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं. जैसे कई सारे एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल सबसे पहला है कि जो अर्दन पॉट होता है, मटका, घड़ा, जो भी आप लोगों के अपने अपने उसमें लोकल लैंग्वेज में से कहते हो, तो जो अर्दन पॉट होता है, अर्दन पॉट रूरल एरियाज में भी यूज किया जाता है टू कूलिंग द वाटर. उसके अंदर जब पानी रखा जाता है तो पानी का ठंडा हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? अर्दन पॉट के अंदर तो कोई कंप्रेसर भी नहीं है जो क्या करे, पानी को ठंडा कर सके. तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो बेसिकली in earthen pot there are numerous minute pores. अर्दन पॉट में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स लीक्स. उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी क्या होता है, लीक होता है, रिसता रहता है. और जो पानी लीक होकर आउटर सरफेस पर आता है वो वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ अंदर से हीट को क्या बाइंड करके आउटर सरफेस पर ले आते हैं. और जैसे ये अपने साथ हीट को बाइंड करके आउटर सरफेस पर लेकर आते हैं, दैट मॉलिक्यूल, दैट हीट गेट्स इवेपोरेट. और जैसे वो हीट इवेपोरेट हो जाएगी बाहर के टेंपरेचर के साथ, तो अंदर से सारी हीट जब बाहर आ गई तो मटके के अंदर कूलिंग बचेगी जो पानी को कैसा बना देती है, ठंडा बना देती है. दूसरा आप लोग देखते हैं गर्मियों में हम लोग जनरली छतों पर पानी स्प्रिंकल करते हैं. रीजन क्या है, क्यों किया जाता है? कि गर्मी में टेंपरेचर इतना ज्यादा होता है कि हमारी जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करती है. और जो सबसे अपर फ्लोर होता है वहां पर टेंपरेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या करने लगता है. ठीक है, तो वो टेंपरेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वहां पर जो अपर फ्लोर है वो गर्म रहने लगता है. तो हम लोग उस पर पानी स्प्रिंकल करते हैं जिससे जो हीट वो छत ने एब्जॉर्ब की है वो हीट सारी क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, बाहर निकल जाए. और जो अपर फ्लोर है वो पहले के मुकाबले कम गर्मी देता है, कम गर्म रहता है. तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम एसीटोन या हैंड सैनिटाइजर को अपने हाथों पर रब करते हैं तो हमारे हाथ ठंडे ठंडा फील करने लगते हैं. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हैंड सैनिटाइजर या एसीटोन, दो हैंड सैनिटाइजर के अंदर भी एसीटोन होता है और एसीटोन इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी रखता है कि जब हम अपने हैंड्स रब करते हैं तो हमारे हैंड क्या होता है, रबिंग करने से गर्म हो जाते हैं, हीट डेवलप होती है. और जब ये हीट एसीटोन के साथ बाइंड होती है तो एसीटोन क्या होता है, इवेपोरेट होता है और अपने साथ इस हीट को भी क्या करता है, इवेपोरेट कराता है. एंड बाय इवेपोरेशन वो हीट क्या होती है, बाहर इवेपोरेट हो जाती है और हमारे हाथ ठंडा फील करने लगते हैं. चौथा जो आप देखते हैं कि हम समर सीजन में हमें कॉटन क्लोथ पहनने की एडवाइस दी जाती है. क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि समर सीजन में आपको पता है हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना होता है स्वेटिंग, मतलब पसीने आना. और स्वेटिंग क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी का इंटरनल टेंपरेचर इंक्रीज करता है तो उस टेंपरेचर को कूल डाउन करने के लिए अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो स्किन के पोर्स के थ्रू सरफेस पर आ जाते हैं जिसे हम स्वेटिंग कहते हैं. और उस स्वेट के थ्रू अंदर की हीट आउटर सरफेस पर आ जाती है और जैसे वो आउटर सरफेस पर आती है दैट गेट इवेपोरेट एंड आवर बॉडी कूल्स डाउन, मतलब फील कूल्स, वो क्या करते हैं, ठंडा फील करने लगती है. और कॉटन क्लोथ्स का काम क्या है? कॉटन क्लोथ्स उस स्वेट को एब्जॉर्ब, कॉटन इज कंसीडर्ड एज गुड एब्जॉर्बर. वो क्या करता है, जल्दी से उस स्वेट को एब्जॉर्ब करता है एंड गेट्स इवेपोरेट और आवर बॉडी फील्स कूल. वो क्या करती है, ठंडा फील करने लगती है. और लास्ट एग्जांपल है जो है आपका क्या, कि जब विंटर सीजन हम लोगों को वुलन क्लोथ्स पहनने की एडवाइस की जाती है और डार्क कलर
वुलन क्लोथ क्या करता है, हमारे हीट को ट्रैप करके रखता है, जिससे हमें हमारी बॉडी गर्म रहे, और डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहीं पर हम समर में लाइट कलर क्लोथ प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि लाइट कलर हीट को या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेंपरेचर उतना राइज नहीं करता। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किस पर है, इवेपोरेशन पर बेस्ड है, कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आई होप कि इसमें जो टॉपिक्स आपको समझाए गए हैं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसे मेंशन कर सकते हैं। आपके डाउट्स को नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी उसमें आपको क्लियर किया जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी जल्दी ही आपको क्या मिलेगी, इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच।